हेलो एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो वर्ड है ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कॉलिगेटिव का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ऐसी कोई स्पीसीज है जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है तो वो अपने आप में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये सबसे पहले अपन किसके लिए पढ़ते हैं? तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, अगर मान लो एनीवन कोई भी सॉल्यूशन दे दिया जाए आपको और आपको बोल दिया जाए कि इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट का मतलब आपको इसमें वाटर मिक्स करना है। यस, वाटर मिक्स करना है तो मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आपको वॉल्यूम इंक्रीज करवाना है सॉल्यूशन का। यस, तो यहाँ पे जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है? ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन इज in which the amount of the solute is very small in comparison to the amount of the solvent। मतलब उस सॉल्यूशन में आपने क्या किया? वाटर मिक्स किया तो आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट आपने इंक्रीज कर दिया। यस, तो यहाँ पे जो सोल्यूट है उसका अमाउंट है फिर पहले के कंपेयर में और कम हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे डाइल्यूशन का मतलब यही होता है कि आपको उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज करवाना है वाटर ऐड करके। अब यहाँ पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कुछ कंडीशन है पहले कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exhibit some special properties which depends only upon the number of solute particles present in the solution irrespective of their nature। these properties are termed as colligative properties। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये एक मॉलिक्यूल के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यस, तो यहाँ पे अगर ये मॉलिक्यूल के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो किसका मॉलिक्यूल होगा? सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर एनीवन कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है तो वो स्पीसीज अगर सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब अपन वहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यस, ये अपन आगे धीरे धीरे करके इसको पढ़ेंगे अभी। यस, तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक सिंपल सा मीन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो अपन चार तरीके से पढ़ते हैं: लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों को अपन अलग अलग करके पढ़ेंगे, चारों के डेरिवेशन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी डेरिवेशन है वो कैसे डिफाइन करते हैं। या दूसरी चीज़ आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन चारों में ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रूव करो इसको, तो वहाँ पे आपको फिर वो डेरिवेशन करना पड़ेगा। और बहुत सिंपल है, समझना है आपको, स्टेप टू स्टेप है, वो आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यस, सबसे फर्स्ट अपन पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। पहली बात तो ये कि जो सॉल्यूट है वो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का यूज़ कर रहे हैं अपन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का यूज़ कर रहे हैं तो लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में है वो डिस्कस किया था। अगर जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो कृपया करके पहले लास्ट वीडियो देख ले, इसका जो पार्ट 4 है वो देख ले, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। यस, तो जो पार्ट 4 वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो होता क्या है, तो एक बार मैं इसको वापस से रिपीट कर देता हूँ। वहाँ पे मैंने बताया था कि लोअरिंग वेपर प्रेशर है जो प्योर सॉल्वेंट था उसका जो वेपर प्रेशर था वो P0 था। यस, उसके बाद में जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो P था। तो जो टोटल नेट जो वेपर प्रेशर में जो कमी आई है वो कितनी आई है? P0 - P। अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करते हैं
तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब ये होता है कि इसको अपन कंपेयर कर रहे हैं किससे, जो इससे बेटर है। बेटर कौन होगा? जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यस, जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना कि मेरे है वो मैथ्स में इतने मार्क्स आए हैं, साइंस में इतने मार्क्स आए हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं ना साइंस के रिलेटिव मार्क्स अच्छे आए हैं। यस, तो जो बेटर होता है ना उससे अपन कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ये प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ से इसका डिवाइड करूँगा अगर रिलेटिव निकालना है मुझे। तो पी नॉट माइनस पी लोअरिंग वेपर प्रेशर था, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैं पी नॉट से डिवाइड कर दूंगा, मतलब ये जो पी नॉट होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर? तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया। ओके, अभी जो पी नॉट माइनस पी है अपॉन पी नॉट है वो एक्स बी के इक्वल होता है। यस, ये एक्स बी के इक्वल होता है। ये कैसे इक्वल हुआ? तो देखो, जो आइडियल गैस इक्वेशन थी, यहाँ से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइडियल गैस या राउट जो इक्वेशन थी वो क्या थी? P इजकल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यहाँ पे जो B है वो किसके लिए यूज़ करते हैं अपन? सॉल्यूट के लिए। और जो A है वो किसके लिए यूज़ करते हैं अपन? सॉल्वेंट के लिए। पहली कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो भी अपन पढ़ते हैं फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूट लिया है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे, जिसकी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? जिसकी कोई वेपर नहीं बनेगी, अवाष्पशील विलय, जिसकी कोई वेपर नहीं बनेगी। यस, वेपर नहीं बनेगी तो इसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो जीरो होगा। वेपर प्रेशर जीरो मतलब पी बी नॉट एक्स बी है वो क्या होगा? जीरो। क्लियर? क्योंकि आपने देखा था ना पी बी इजकल टू पी बी नॉट एक्स बी राउल्ट के लॉ से। यस, लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे ये जीरो हुआ, तो यहाँ से ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या बचा? P इजकल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस जीरो। तो P इजकल टू पी ए नॉट एक्स ए। ओके, अब यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू क्या होता है? वन। तो यहाँ से एक्स ए क्या हो जाएगा? वन माइनस एक्स बी, जो कि अपन यहाँ पुट करेंगे इसको। तो P इजकल टू पी ए नॉट एक्स ए कितना हो जाएगा? वन माइनस एक्स बी। तो P इजकल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ये जो पी ए नॉट एक्स बी है इसको इधर लेके जाऊँगा मैं इक्वल के पी ए नॉट एक्स बी इजकल टू पी ए नॉट, ये प्लस का P इधर आके माइनस का P, तो एक्स बी क्या हो जाएगा? पी ए नॉट माइनस P अपॉन पी ए नॉट। यस, ये यहाँ से आता है। क्लियर? पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इजकल टू एक्स बी, ये यहाँ से अपन इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट है वो एक्स बी के इक्वल होगा। क्लियर? पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सॉल्यूट के मोल अपॉन में टोटल मोल, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के मोल का सम। आपको पता है कि जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में? सॉल्यूट के कंपेयर में। तो यहाँ पे ए के मोल ज़्यादा होंगे बी के कंपेयर में, तो एन ए ग्रेटर हो गया एन बी से। तो यहाँ पे एन ए प्लस एन बी ये किसके इक्वल हो जाएगा? लगभग एन ए के इक्वल हो जाएगा। क्यों? ये वाला बहुत ज़्यादा है तो इसके कंपेयर में एन बी के कंपेयर में एन ए बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। यस, इस वजह से एन ए लिखा इसको। तो पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इजकल टू एन बी ऊपर है, एन ए प्लस एन बी को मैंने लिखा एन ए। क्लियर? फिर पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इजकल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो ये मास आ गया डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिकुलर मास। फिर अपॉन में क्या था? मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का क्या हो गया? मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास रिवर्स होके ऊपर चला गया। यस, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो सिंबल है इनका मीन आपको पता होना चाहिए। अगर सिंबल का मीन पता नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, जब तक कि चाहे आपको फॉर्मूला लर्न हो या ना हो। अगर सिंबल लर्न नहीं है, सिंबल का मीन पता नहीं है,
तो आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि फॉर्मूले में आप क्वेश्चन में आपको पी ए नोट है ये दिया हुआ नहीं होगा, ओनली थ्योरेटिकली चीज़ें दी हुई होंगी, वहाँ से आपको एक इसका सिंबल के फॉर्म में आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। तो पी है वो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पी ए नोट सबसे पहली बात मैंने बताया था कि नॉट ओनली प्योर स्टेट के लिए आता है, शुद्ध अवस्था के लिए। तो पी ए नोट ए फॉर सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। डब्ल्यू बी क्या हो और डब्ल्यू ए ये मास है, बी मतलब सॉल्यूट, ए मतलब सॉल्वेंट की। एम बी और यहाँ पे आएगा एम ए, ये क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये मोलर मास है। यस तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको कोई भी एक अननोन रखेगा और वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो चांस होते हैं वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिफाइन करवाता है, एम बी डिफाइन करवाता है यहाँ से। यस तो आप यहाँ से इसका फॉर्मूला बना सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ा है। ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है ये यहाँ से पता चल रहा है। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड कर रहा है या सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, और वही एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। यस तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से ही यही प्रूव होता है कि जो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है ये क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ओके तो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो खत्म है। नेक्स्ट वाला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या है। यस एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। यस इंक्रीमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीमेंट होता है तो वो क्या होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सिंबल है डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग। यस तो यहाँ पे इसको डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। यस वो कई अगर उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। तो जहाँ पे अगर कोई भी कंपोनेंट अगर बॉयल होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये बहुत बहुत गलत है। इसका मतलब ये है नहीं कि अगर वाटर है वो आप उसको 99 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तो वहाँ पे वो बॉयल नहीं होगा, नहीं वहाँ पे भी वो बॉयल होता है। तो अपन एक्यूरेट 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिखते हैं टेम्परेचर को। यस तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझने के लिए अपन यहाँ से इसको समझते हैं एक बार। क्लियर। यहाँ पे ये एक कंटेनर है, ये अंदर कोई भी लिक्विड है सपोज दैट। क्लियर। ये एनीवन कोई भी लिक्विड है, कंटेनर को आपने क्लोज कर रखा है, यहाँ से आप टेम्परेचर दोगे, मतलब सपोज दैट कि आपने ले लिया वाटर ले लिया यहाँ पे। क्लियर। जैसे इसको टेम्परेचर दोगे तो वाटर यहाँ से बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक। यस तो यहाँ पे कौन से टेम्परेचर को अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ये वाटर बॉयल होने लग गया यहाँ पे। यस तो यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ तो गैस के मॉलिक्यूल या गैस के मोल यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे गैस का जो मॉलिक्यूल है इसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये गैस के मॉलिक्यूल इस वाटर की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई स्टार्ट करेंगे। या फिर जो बाहर का प्रेशर है वो 1 atm है, तो आप इसको लिक्विड को या वाटर को इतना टेम्परेचर दो कि ये जो अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाए। यस जिस टेम्परेचर पे अंदर का प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वही इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब अगर यहाँ पे वाटर लिया है आपने तो आप 100 डिग्री सेल्सियस दोगे ना, तब जाके यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर के इक्वल होगा। मस्ट कंडीशन ये है कि यहाँ पे अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर वाले वेपर प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, तभी उसी पॉइंट पे उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वहाँ उस लिक्विड का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है वो अगर बाहर वाले प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो वही बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर। यस
अब अपन इस ग्राफ से समझते हैं, ये जो ग्राफ है वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। यस, यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ है वो अपने को मिलेगा। इसमें ऊपर वाला जो ग्राफ है वो सॉल्वेंट का होता है और नीचे वाला ग्राफ है वो सॉल्यूशन का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे वाला रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। कैसे पता चला? क्योंकि आपने सॉल्यूट, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हो तो वो कुछ ना कुछ सरफेस को कवर कर लेगा, लिक्विड की सरफेस को कवर करेगा, तो वहाँ से जो वेपर बनने का जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। इस वजह से सॉल्यूशन को नीचे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस है वो ड्रॉ कर रखी हैं दोनों ग्राफ के लिए। जैसे फर्स्ट वाली लाइन है, इसका जो प्रेशर है सॉल्वेंट का, उस प्रेशर पे इसका जो टेम्परेचर है वो TB है। ये नॉट है मतलब प्योर के लिए, और सॉल्वेंट अकेला ही है यहाँ पे तो प्योर है। इसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन है वो सॉल्यूशन के लिए, जिसको TB से रिप्रेजेंट कर रखा, ओनली TB से। क्लियर? तो यहाँ पे जो डेल्टा TB मिलता है अपने को, जो ज़्यादा वैल्यू है वो किसकी है? TB की वैल्यू ज़्यादा है और TB नोट की कम है, तो TB माइनस TB नोट, ये चेंज इन टेम्परेचर आ गया। डेल्टा TB ये वाला है। यस, तो इसको क्या रखोगे? ज़्यादा माइनस कम, तो TB माइनस TB नोट। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे प्रेशर भी चेंज होने वाला है यहाँ पे। तो ये जो प्रेशर के अंदर चेंज है और ये जो टेम्परेचर के अंदर जो चेंज है वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। मतलब टेम्परेचर के अंदर चेंज इंक्रीज करोगे तो प्रेशर के अंदर चेंज भी इंक्रीज होगा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि PA0 माइनस P अपॉन PA0 इजकल टू XB, जो भी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो यहाँ पे PA0 माइनस P इजकल टू, ये PA0 इधर चला गया, PA0 इंटू XB। एक चीज़ याद रखना, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, सब्सटेंस के लिए, उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म का जो वेपर प्रेशर होता है वो फिक्स होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्लियर? तो ये जो PA0 है यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू है। जैसे ही लिक्विड चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, बट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए ये कांस्टेंट है। तो PA0 माइनस P, ये कांस्टेंट और इक्वल को साथ ले रहे हो तो प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाएगा, तो XB। या फिर ये देखोगे अगर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो इक्वल में कन्वर्ट होगा, तो ये कांस्टेंट साथ में लेके आता है। क्लियर? तो PA0 माइनस P एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। तो ये प्रेशर के अंदर चेंज है तो डेल्टा TP लिखा इसको, ये XB। तो डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, और यहाँ पे आपने लिखा है कि डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। तो ये भी P के प्रोपोर्शनल है और ये भी P के प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों भी आप प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स में नहीं दिया हुआ है तो आपको अच्छे से समझना है। तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ तो आप कमेंट में लिख सकते हो। डेल्टा TB प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आ गया K इंटू XB। ओके, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू K, वही सेम XB क्या है? मोल फ्रैक्शन, तो NB अपॉन Na प्लस NB, Na प्लस NB को नेगलेक्ट मान लिया मैंने तो Na आ जाएगा नीचे, वही सेम रहेगा। तो WB मल्टीप्लाई Ma अपॉन MB इंटू WA। अब मैंने जो सॉल्वेंट है वो फिक्स है तो उसका मॉलिकुलर मास है वो भी फिक्स होगा, तो K इंटू Ma को आगे ले आया तो पीछे क्या बचा? WB अपॉन MB मल्टीप्लाई WA। यस, यहाँ से K इंटू Ma एक नया कांस्टेंट आ गया जिसको मैंने लिख दिया KB, B फॉर बॉइलिंग। यस, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई WB अपॉन MB इंटू WA। यस, तो यहाँ पे जो WA जो मास रखोगे आप वो किलोग्राम में रखोगे, अगर ग्राम में रखते हो तो ऊपर 1000 आ जाएगा, जो कई बुक्स में दिया हुआ भी है। क्लियर है? वो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे किलोग्राम में लिख रहे हो आप तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, अगर ग्राम में रख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में अपने को किलोग्राम में रखना होता है। अगर ग्राम में रख रहे हो आप तो ऊपर आपको 1000 रखना पड़ेगा। क्लियर? तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, ये है, ये किसका फॉर्मूला बन गया देखना, WB अपॉन MB, ये क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला बन चुका है ये। यस, अगर किसी को मोलैलिटी पता नहीं है
तो सॉल्यूशन का पार्ट 1 देख सकते हो आप। यस, इसी प्लेलिस्ट का पार्ट 1 देख सकते हो आप, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। यस, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, ये पूरा फॉर्मूला मोलेलिटी का हो गया जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यस, तो यहाँ पे इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रूव किया, क्योंकि ये मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। मोल पे डिपेंड कर रहा है मतलब मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोल को अगर आप आवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रूव भी होता है और ये आपका कंप्लीट है। यहाँ पे कुछ सिंबल है, उनका मीन आपको पता होना चाहिए। डेल्टा टी बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट। टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी बी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और स्मॉल एम मोलिलिटी, और के बी जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। देखना ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो वाटर के अंदर होती हैं, तो यहाँ पे जनरली वाटर है वो सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है, और के बी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है अलग अलग सॉल्वेंट के लिए, तो वो आपको वैल्यू गिवन होगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट है। इनमें से आप यहाँ पे देख रहे हो कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न है वो ना तो बुक में दिया हुआ है, और बुक में आपकी जो बुक है सीबीएसई की उसमें गिवन नहीं है। कोई भी बुक हो सीबीएसई आरबीसी कहीं भी गिवन नहीं है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और ध्यान से समझना है आपको। ठीक, जैसे मेरे पास में ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आपने सॉल्वेंट लिया है ओनली, क्लोज कंटेनर की बात करते हैं, और इसमें सॉल्यूशन, यहाँ तक लिक्विड फिलअप है, इसमें भी यहाँ तक लिक्विड फिलअप है, ये सॉल्वेंट प्योर है। इसमें आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर रखा है, तो ये सरफेस इतनी ब्लॉक हो जाएगी, मतलब यहीं से वेपर बनेगी। इसमें क्या होगा, पूरे पार्ट से वेपर बनेगी। यस, बाहर का जो प्रेशर है वो 1 atm है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने बॉइलिंग पॉइंट अभी क्या पढ़ा था कि जो अंदर का वेपर प्रेशर है वो अगर बाहर वाले के इक्वल होगा वही बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर दे रहे हो तो वेपर बनेगी, तो ये 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो गया। दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर दोगे तो जिस टेम्परेचर पे ये वाला बाहर वाले के इक्वल हुआ है, यहाँ पे आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके कंपेयर में यहाँ पे सरफेस ब्लॉक होने की वजह से जो वेपर है उसके फॉर्मेशन की जो रेट है वो कम है इसके कंपेयर में। क्यों? सरफेस ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे ये वेपर नहीं बन पाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे वेपर नहीं बनेगी, तो जितने टेम्परेचर में ये बाहर वाले के इक्वल हो गया उतने टेम्परेचर में ये बाहर वाले के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वेपर कम बन रही है। इस वजह से बाहर वाले के इक्वल लाने के लिए मुझे और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसके कंपेयर में। अगर और ज़्यादा टेम्परेचर दे रहा हूँ तो प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूशन वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ अपन क्लियर कर दी है। क्लियर? थर्ड आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तो डेल्टा टी एफ, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। यस, तो इसको डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करना। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होना कि फ्रीज होना। यस, मतलब सॉलिड बन रहा है। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड। मतलब जो सॉलिड है फ्रीजिंग होगा तो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा अगर वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्लियर है? क्योंकि सॉलिड है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो ये जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस है ये सॉलिड लिक्विड के बीच में रहता है, और सॉलिड लिक्विड के बीच में रहेगा तो ही अपन फ्रीज की बात करेंगे, क्योंकि गैस की बात करते हैं तो बॉयल आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा। यहाँ पे ये जो दो ग्राफ है इनमें सॉल्यूशन ऊपर है और सॉल्वेंट नीचे है। पहले वाले ग्राफ में क्या था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कि यहाँ पे सॉल्वेंट ऊपर था और सॉल्यूशन नीचे था। यस, तो डेल्टा पी
ये प्रेशर के अंदर चेंज और ये टेम्परेचर के अंदर चेंज। यहाँ पे इसको अपन लिखेंगे डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, टी एफ नोट ज़्यादा है अब तो टी एफ नोट माइनस टी एफ, यह आपको वैल्यू ये ध्यान रखना है। जैसे पहले वाले में टी बी माइनस टी बी नोट आया था, अब इसमें टी एफ नोट माइनस टी एफ आ रहा है। नोट क्या है, प्योर का मतलब सॉल्वेंट का, और ये सॉल्यूशन का हो गया। ऐसे ही अब मैं इसमें नहीं बताऊंगा ज़्यादा। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, तो वही सेम प्रोसेस कन्वर्ट करोगे तो लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी एफ इजकल टू के इंटू एम बी को यहाँ पे लिख दिया के एफ फॉर फ्रीजिंग मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, सेम प्रोसेस है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, मतलब मोलेलिटी। क्लियर है? ठीक है, और जिसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोला गया है। ठीक, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में है, वो टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो उसके लिए अपन एक और वीडियो बनाएंगे और उसके साथ में अपन है वो कुछ क्वेश्चंस वगैरह ले लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक है इस वीडियो में, और ये तीनों की तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है तो अपन नेक्स्ट वीडियो है वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।